यूनिवर्सिटी अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रडार पर आ चुकी है। डॉक्टर्स के लेन देन और ट्रांजैक्शन की यहां पर जांच होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंच चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास जो भी चीजें अब निकलती दिख रही हैं वो एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं जिसके ऊपर तो एक ऐसा कवर दिया गया था जहां पर केवल पढ़ाई और शिक्षा की बात होती थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो कुछ चल रहा था वो तो अभी खुलना शुरू ही हुआ है। जो कुछ भी अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े हुए लोग इन घटनाक्रम को देखकर कह रहे हैं, अभी तो जो निकला है वो भी कहा जा रहा था कि वो भी सारी चीजें सतह से दूर, सतह से परे, हकीकत से दूर हैं, लेकिन सब तथ्यों के साथ निकल रही हैं। लिहाजा अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंची एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फोरेंसिक ऑडिट होगा। उधर दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बम स्क्वाड टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची है। अब बम स्क्वाड टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है तो इसके पीछे बात क्या हो सकती है? कई सारी चीज़ें इसके पीछे बात हो सकती हैं। हो सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हों जो एम्यूनिशन से जुड़े हुए हों। हो सकता है कुछ ऐसी संभावना हो कि यहाँ पर जांच के दौरान कुछ ऐसे हाइडआउट्स हों, कुछ ऐसी छोटी जगहें हों जहाँ पर एम्यूनिशन हो सकता हो। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर जांच के लिए पहुँची है। दो तस्वीरें, एक तरफ आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, एक तरफ अभी अल फलाह की देख रहे हैं जहाँ गाड़ी जा रही है, और जो दूसरी तस्वीर आप खेत जैसी अभी देखेंगे वो दरअसल फतेहपुर तगा गांव की ज़मीन है जहां पर वो 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। फरीदाबाद मॉड्यूल चर्चा में इसलिए भी है कि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि एक एक करके इतना एम्यूनिशन यहाँ जुटाया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे कवर किन चीज़ों का दिया गया वो भी आप समझते चलिए। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट एक खाद है। खाद का इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है, और जब भी खेतों में खाद डालने के लिए ले जाई जाती है तो 1-2 किलो नहीं ले जाई जाती, वो 2 या 3 बोरी की संख्या में कम से कम होती है। यानी 250 से 300 किलो कोई किसान ले जा सकता है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि जो अमोनियम नाइट्रेट खाद के तौर पर होता है और जो बॉम्ब के तौर पर होता है, इसमें फ़र्क होता है। जो बॉम्ब के तौर पर होता है वो रिफाइंड होता है। यही बड़ी बात है कि यहाँ पर इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट लाने की ज़रूरत क्या थी, ये एक साथ कैसे आ सकता था, क्योंकि एक साथ आना संभव नहीं है। लिहाजा अंदाज़ा यही कि ये कई बार कई खेप में यहाँ आया होगा। एक तरफ ईडी का एक्शन, एक तरफ बॉम्ब स्क्वाड, दोनों तरफ आप कार्रवाई देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब देख रहे हैं, बॉम्ब स्क्वाड की टीम जहाँ पर पहुँची है देख रहे हैं। यानी बॉम्ब स्क्वाड की टीम ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गाड़ी भरी रहे बॉम्ब स्क्वाड के लोगों से, उसमें इक्विपमेंट होंगे जिनसे जाँच होगी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब ईडी के रडार पर है। एजेंसी यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच करेगी। इसके साथ ही अन्य जांच एजेंसियां भी टेरर फंडिंग से जुड़े पहलुओं और मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक का गढ़ बनने के बाद में लगातार जांच की जा रही है। ऐसे में एनआईए, आईबी और क्राइम ब्रांच की तरफ से लगातार जांच अंदर चल रही है। तो अब ईडी की तरफ से भी अब यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर जांच की जाएगी। तमाम रजिस्टर जो लेखा जोखा है उसकी जांच में अब ईडी भी जुट चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली के डीजीपी और एनआईए के चीफ, आईबी के चीफ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी वर्चुअली जुड़े थे, और ऐसे में ईडी के अधिकारियों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। उसके बाद में साफ निर्देश अब दे दिए गए हैं कि आखिर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, क्या विदेशी फंडिंग इस यूनिवर्सिटी को मिल रही थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो ट्रस्ट के द्वारा जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है उनमें से एक ट्रस्टी जो महिला है वो यूएई में रहती हैं। तो क्या वहां से इस यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग हो रही थी या किसी और दूसरे देशों से फंडिंग हो रही थी? आखिर इसका जो लेखा जोखा है
वो किस तरह से चल रहा था, उसके अब तमाम रजिस्टरों की जांच ईडी की तरफ से की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ से आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन साहिब, डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसार जो एसोसिएट प्रोफेसर है और अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसे अब सवाल आ गए हैं जिनको लेकर अब ईडी की तरफ से भी जांच की जाएगी कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहां से हो रही थी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के सामने से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जहां तक मैं आपको जानता हूं, पिछले कई सालों से आप जो भी असाइनमेंट पर जाते रहे हैं उसमें कई खास रहे होंगे, लेकिन मेरा भी मानना है और आप भी मान रहे होंगे, ये असाइनमेंट आपकी लाइफ का एक बड़ा असाइनमेंट है जिसे आप कवर कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से क्या क्या निकल कर आ रहा है? कई फरीदाबाद वासियों को तो पहली बार इस यूनिवर्सिटी का नाम पता चला है। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि जम्मू और कश्मीर जो बॉर्डर एरिया है वहां तो इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं और उस पर रिपोर्टिंग होती रही है। लेकिन फरीदाबाद चूंकि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा और यहाँ से अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हों तो बेहद चौंकाने वाली खबरें हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एनआईटी विधानसभा है उसके धौज गांव में की जमीन है, वहां ये यूनिवर्सिटी 70 एकड़ में बनाई गई है। और ऐसे में चूंकि इसकी जो स्थापना हुई थी, जो नींव रखी गई थी एक ट्रस्ट के माध्यम से 1997 में इसकी नींव रखी गई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर। उसके बाद इसको 2014 में हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता दी गई और 2019 में यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गया। तो ये यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया जाता है। लेकिन इससे बड़ी बात ये कि यहाँ आतंकियों की ये यूनिवर्सिटी पनाहगाह बन गई। ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, चार आतंकवादियों की यहाँ से जांच हो चुकी है। और अगर बात करें तो एक अगर निसार जो एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर है वो फरार है, लेकिन इसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन साहिद ये गिरफ्तार हो चुके हैं। जेएनके पुलिस उनसे वहां पूछताछ कर रही है। लेकिन इससे अलग अगर बात करें तो तमाम केंद्रीय एजेंसी, चाहे एनआईए, आईबी, इसके साथ साथ में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये तमाम एजेंसी ऐसी हैं जो लगातार डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में यूनिवर्सिटी में पूछताछ में जुटी हुई हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, डॉक्टर मुजम्मिल कहां कहां रहता था, कौन कौन उसकी मदद करते थे। तो ये तमाम ऐसी जांच हैं जो लगातार जारी हैं। और आज की अगर बात करें तो एक गाड़ी परेजा जो शाहीन साहिद के नाम पर दर्ज है, उस गाड़ी की बरामदगी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर से हुई है। बरेजा गाड़ी है और उस बरेजा गाड़ी की जांच अब बम निरोधक दस्ते के माध्यम से की जा रही है। वो जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। देवेंद्र कौशिक लगातार जानकारी दे रहे थे, बहुत जल्दी एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़े हमले की तैयारी तो थी, लेकिन किस तरीके की तैयारी थी? ये 3,500 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट केवल दिल्ली के लिए था या दिल्ली एनसीआर के लिए था या फिर ये देश के अलग अलग जगहों के लिए था? और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी एजेंसियों की नजर है। क्यों नजर है? परवेज अंसारी यहां से डॉक्टर बना था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था परवेज अंसारी। दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले परवेज ने इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली धमाकों से ठीक 7 दिन पहले परवेज ने इस्तीफा दे दिया था, यानी इसी नवंबर के महीने में परवेज ने इस्तीफा दिया। परवेज अंसारी गायब है, परवेज अंसारी का कुछ पता नहीं है। डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट में परवेज के ऊपर जब कार्रवाई हुई और जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है जो राजधानी लखनऊ में स्थित है और जिस तरीके से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लगभग दिल्ली ब्लास्ट के एक हफ्ते पहले, मतलब 7 तारीख 11वां महीना, उस दिन इसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में इसे रिज़ाइन किया। लगभग 4.25 साल परवेज ने यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया था। और जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट रहा है उसमें आतंकवादी गतिविधि में परवेज का नाम सामने आया था। और जिस तरीके से अब लगातार परवेज के ऊपर जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें एटीएस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी और पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर परवेज किस तरीके का बिहेवियर उसका था, किस तरीके से उसने दिल्ली ब्लास्ट के एक हफ्ते पहले रिजाइन दिया और क्या क्या चीज़ें रही। जब लोगों से पूछताछ हुई, जब जांच पड़ताल हुई तो ये सामने आया कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में
बड़ी ही शालीनता के साथ वो ऑन टाइम आता था, ऑन टाइम जाता था और इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के बाद वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहता था। और जिस तरीके से उसने रिज़ाइन दिया था लगभग 1 हफ्ते पहले, उसका रिज़ाइन मेल के द्वारा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आया था और उसी समय उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था। मतलब एक बड़ी प्री प्लानिंग जो डॉक्टर परवेज़ था उसकी तरफ से की जा रही थी और जिस तरीके से डॉक्टर परवेज़ ने जो प्लानिंग में दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब धीरे धीरे परवेज़ के साथ कनेक्टेड हुए ऑपरेशन डी चला रहे सभी आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है और यूपी एटीएस पूरी तरीके से हर जगह जांच पड़ताल कर रही है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी जांच पड़ताल हुई है, सभी से पूछताछ की गई है, डॉक्टरों से लेकर बच्चों से भी पूछताछ की गई है और ये जाना जा रहा है कि आखिर परवेज़ किस तरीके से यहाँ से कनेक्ट था। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और ये परवेज अंसारी की कहानी है जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और ठीक ब्लास्ट के 7 दिन पहले उसने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी की बातें करें, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली एनसीआर में ही है, फरीदाबाद में है। हमारे साथी मनोहर केसरी ने यहाँ के लीगल एडवाइजर मोहम्मद राजी से बात की है। जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, वहाँ पर कमरे सील कर दिए गए, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये दुर्घटना हुई है इसके लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी को बहुत दुख है और अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी सदमे में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की गुडविल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हम 28 साल से ये यूनिवर्सिटी चल रही है, कभी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हुई। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य करती रही है। इस दुर्घटना की जिन लोगों ने इसमें को अंजाम दिया है, इस दुर्घटना को, उन लोगों को पूरी तरीके से इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए जांच एजेंसियां जो कार्य कर रही हैं हम उसमें उनका पूर्णतः सहयोग करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई विस्फोटक मामले में और लगातार कनेक्शन जुटता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर शाहीन को लेकर के क्या करेंगे? वो भी पढ़ा रही थी। देखिए, जितनी भी गतिविधियां अभी तक इसमें जानकारी में हमारे पास में आई हैं, जितनी मुझे नॉलेज है, उसमें कोई भी कार्य, वो सब लोग कार्य बाहर जाकर कर रहे थे कहीं यूनिवर्सिटी से जाने के बाद में। तो एक ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसके बाद में उन्होंने ये ज़्यादातर कार्य किए हैं जो हम लोगों को मालूम हुआ है। बाजार ये पुलिस या और भी जो गतिविधियां उनकी जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसी रिकवरी नहीं हुई है हमारी जानकारी के अनुसार। ये सब यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर हुआ है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोग के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि विदेशी फंडिंग हुई है। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है। यूनिवर्सिटी की फंडिंग कोई बाहर से नहीं होती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही उसकी फंडिंग है। और कोई ट्रस्ट है इस यूनिवर्सिटी का? ट्रस्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि जन्नत दिखाएंगे, कुछ पैसे जमा कीजिए मंथली, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। ये बिल्कुल गलत है जानकारी आपकी है। इस तरह की कोई इस तरह चीज़ नहीं है। लेकिन एनएसीसी ने कहा है कि आपकी जो मान्यता यूनिवर्सिटी की है वो रद्द क्यों न कर दी जाए? नहीं, NAAC जहाँ तक मैं लीगली जानता हूँ, उसको लीगल मान्यता वगैरह की तो कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है। उनकी तरफ से कोई नोटिस मिला है या नहीं है, इस बारे में मुझे कोई अभी जानकारी है नहीं। आखिरी सवाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी आई हुई है, फरीदाबाद से भी आई है। दिल्ली पुलिस तो आप लोगों को मैनेज करने आई है क्योंकि इतने सारे लोग अचानक यहाँ आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि हरियाणा की पुलिस आई थी, उसने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, हमने उनको प्रोवाइड करा दिए, वो चले गए। चलिए, आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे जांच में? बिल्कुल 100% हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी पूरी टीम सहयोग कर रही है। जो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की टीम है वो लगातार 3 दिन से इसी कार्य में लीन है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक शाह के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को एक और कार मिली है। जी हां, ब्रीजा कार। फरीदाबाद में ही ये ब्रीजा कार मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ये कार मिली है, यानी 3 कारें हो गई। पहली i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ, जो एक कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं बची। दूसरी जिसकी गाड़ी की तलाश हो रही थी, फोर्ड इको स्पोर्ट लाल कलर की, डॉक्टर उमर की, वो कल रात मिली खंदावली गांव से। और तीसरी ये मारुति ब्रीजा कार मिली जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही मिली है। 9988 इसका नंबर है, 487 ये गाड़ी है जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये 3 गाड़ियां मिली हैं। गाड़ियों में फोरेंसिक जांच होगी। बहुत कुछ ऐसा पाने की उम्मीद है जिससे आगे
हिस्सों को जोड़ा जा सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके साथ खंदावली गांव, इसके साथ डॉक्टर उमर और चांदनी चौक, बहुत अलग अलग जगह इस पूरी जांच में निकलकर सामने आ रही हैं। यानी एनआईए का दायरा बढ़ रहा है। डॉक्टर शाहीन जो लेडी डॉक्टर हैं वो जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुई हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी जाना होगा। एक बहुत बड़ा दायरा है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ। उधर एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर एनआईए सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में एक और नाम सामने आया है। जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल में एक और नाम, आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर फारूक का नाम भी सामने आया। डॉक्टर फारूक ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। यानी बम विस्फोट से जुड़े हुए ज्यादातर नामों में एक चीज कॉमन है, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। एनआईए डॉक्टर शाहीन से जांच कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस से लेकर एनआईए के हाथ में दे दिया गया है। उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली धमाकों की साजिश रची गई। कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां वो अपने सहयोगियों से मिलता था। पुलिस ने इस कमरे से एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल और डिजिटल डेटा बरामद किया। ये रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जम्मू JNK पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था, और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे, और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल फलाह की बिल्डिंग, वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था। और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब एनआईए की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो यही अल फलाह आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है, और लगातार यहाँ एनआईए के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक डॉक्टर यूसुफ भी हिरासत में लिया गया है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है यूसुफ। ब्लास्ट की साजिश से डॉक्टर यूसुफ के जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। हापुड़ से डॉक्टर यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है। जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सभी डॉक्टर हैं, सभी पढ़ाते हैं या फिर मेडिकल प्रोफेशन में सब जुड़े हुए हैं।
यानी जो एक टर्म चल रहा था वाइट कॉलर टेररिज्म, ये उसके साथ एकदम फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। और शायद किसी का शक ना हो, और शक हुआ भी नहीं, अब तक किसी भी तरीके का शक नहीं हो पाया। लिहाजा डॉक्टर यूसुफ के जुड़े होने के बाद हापुड़ में भी एक तरीके से पुलिस चौकन्नी हो गई है। लगातार ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अगली ब्रेकिंग न्यूज़। लखनऊ में एक्शन किया जा रहा है। यूपी से 18 संदिग्ध एजेंसियों के रडार पर। 3 से 4 सालों में छूटे संदिग्धों पर नज़र। 18 संदिग्धों की गतिविधियों की निगरानी हो रही है। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र डाली जा रही है। पिछले 3-4 सालों में जेल से बाहर आए ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत नज़दीकी से जाना और जांचा जा रहा है। वर्षा शाही मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। वर्षा, आप लगातार इस पूरे मसले को कवर कर रही हैं। लखनऊ के अलावा अब हापुड़ भी एक जगह आ गई है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से डॉक्टर यूसुफ को एक तरीके से डॉक्टर यूसुफ को पकड़ने के बाद अब सारी जांच की जा रही है। क्या यूपी एटीएस, क्योंकि एनआईए के हाथ में भी पूरा मामला है, इससे अलग अपनी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी किए हुए है? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से यूपी एटीएस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, एनआईए कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस खुद यूपी में मौजूदगी उनकी लगातार देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है यूपी एटीएस भी अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। 18 संदिग्ध लोगों के ऊपर लगातार उनकी ट्रैवल रिकॉर्ड निकाले जा रहे, देखे जा रहे हैं कि आखिर इनकी गतिविधि क्या रही है, किस तरीके से ये लगातार, क्या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे इनका किस तरीके का कनेक्शन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का ब्लास्ट रहा है उसमें यूपी से लगातार लोगों को पकड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, टीम डी का जो लगातार जिक्र किया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है कि टीम डी जो बनाई गई थी उसमें जो डॉक्टरों की टीम थी वो सबसे ज्यादा यूपी से थी। हापुड़ का नाम, लखनऊ का नाम, उसके बाद कानपुर का नाम जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म पूरी तरीके से हर जगह फैला हुआ है। और अभी कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। हापुड़, लखनऊ, कानपुर से डॉक्टर शाहीन जुड़ी हुई है। परवेज का भी नाम वहीं पर है, लेकिन परवेज अंसारी का नाम बहुत खास है क्योंकि एजेंसियों की नजर अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर है जहां पर वो डॉक्टर था और उसने 7 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। क्या पता चला है इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, कि परवेज ने अपने इस्तीफे की वजह क्या बताई थी? भाई यूं ही तो नहीं चला गया होगा, या तो ऑफर मिला होगा कहीं और से, या और कोई बात हुई होगी, वजह क्या बताई? और क्या उसके बाद कभी लखनऊ में डॉक्टर परवेज का कोई ट्रेस मिला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कि भले उसने रिजाइन कर दिया हो, उसका मोबाइल फोन एक्टिव हो लखनऊ में? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के 7 दिन पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से परवेज ने रिजाइन किया था। तब ये नहीं पता था कि ये रिजाइन जो आ रहा है, जो पर्सनल कारणों की वजह से ये रिजाइन देने की बात जो सामने आ रही है, वो परवेज कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से संबंध है। लेकिन जब एनआईए और एटीएस ने जांच की तो परवेज का नाम सामने आया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछताछ की गई, रजिस्ट्रार से पूछताछ की गई, डिटेल निकाली गई, तो ये पता चला कि लगभग 7 नवंबर को ही परवेज ने रिजाइन दे दिया था। और इस रिजाइन में साफ तरीके से उसने लिखा था कि पर्सनल कारणों की वजह से वो रिजाइन दे रहा है। 4 साल 3 महीने वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बना रहा है प्रोफेसर के रूप में। जब सबसे पूछताछ हुई, सबसे जाना गया कि आखिर परवेज का बिहेवियर कैसा था, कैसा व्यक्ति था और किस तरीके से वो कॉलेज में लोगों से कोऑर्डिनेट किया करता था, क्योंकि एक प्रोफेसर का इस तरीके से किसी बड़े संगठन के साथ काम करना और इतने बड़े ब्लास्ट में नाम आना, बड़ी चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन परवेज के बारे में जो साफ तरीके से लोगों ने बताया कि बड़ा ही शांत विचार का व्यक्ति था। केवल वो टाइम टू टाइम आया करता था, क्लास लिया करता था और चला जाता था। किसी बच्चे से कोई संपर्क नहीं, किसी टीचर कोई संपर्क नहीं रखता था। 4 साल 3 महीने में वो रेगुलर रहा करता था कॉलेज में, रेगुलर काम किया करता था और रेगुलर काम करके चला जाता था। इतने शांत प्रवृत्ति के आदमी के बारे में किसी ने अंदेशा भी नहीं लगाया
कि इस तरीके का काम वो कर रहा है। एटीएस ने पूरी तरीके से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लोगों से पूछताछ की है, जांच की है। उसके साथ साथ जब परवेज के घर आईएम रोड पर जो पड़ताल हुई थी, जहां पर वो किराए पे रहता था, वहां से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लेकर गए, 6 मोबाइल बरामद हुए, इसके साथ साथ कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसकी जांच यूपी एटीएस लगातार कर रही है। लेकिन इन दस्तावेजों के द्वारा भी अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, और परवेज और शाहीन से जो एनआईए पूछताछ कर रही है, उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि आखिर किस तरीके से शाहीन और परवेज का जो संबंध था, जो चीजें रही हैं, और जो दिल्ली ब्लास्ट में पूरी प्लानिंग थी, वो आखिर किस तरीके से की जा रही थी, और कैसे ये शांति से रहने वाले लोग इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि अभी जो नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो एनआईए के रडार पर होंगी बाद में, लेकिन यूपी एटीएस इससे अलग, क्योंकि ख़ास तौर पर हम उन इलाकों की बात करें जो नेपाल से जुड़े हुए इलाके हैं, वो तराई के उधर के इलाके, जहां पर अक्सर बहुत समस्याएं आती हैं और अक्सर कुछ इश्यूज वहां पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नेपाल से इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान होता है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट लोगों को। तो क्या वहां पर कोई फोकस रख रही है यूपी एटीएस? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं, उन सभी जगह पर यूपी एटीएस पूरी तरीके से लगी हुई है और देख रही है कि ऐसी कोई गतिविधि ना हो सके। यूपी एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर चुकी है। बॉर्डर पर जितने लोग भी अगर अंदर आने की कोशिश भी कर रहे हैं या आ रहे हैं, तो उनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि नेपाल बॉर्डर ऐसा इलाका है कि वहां से लोग बड़ी आसानी से आया जाया करते हैं भारत के अंदर। तो उन सभी इलाकों पे इस तरीके से अलर्ट मोड रखा गया है कि जिससे जो लोग आ रहे हैं उनकी पहचान और उनकी जांच पड़ताल हो सके। और साथ ही साथ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट जो हुआ दिल्ली में, उस पे कहीं ना कहीं उन इलाकों से लोग निकल कर आ रहे हैं जिन इलाकों के बारे में लोग सोच नहीं सकते। राजधानी लखनऊ, कानपुर, हापुड़, अभी कई और नाम सामने आने वाले हैं, कई और इलाके भी सामने आएंगे, क्योंकि जो टीम डी थी वो इस तरीके से काम कर रही थी कि किसी को अंदेशा ना हो सके। वो लोग नजर आ रहे थे जो एकदम से अलग रहते थे, और बिल्कुल समाज से अलग रहने वाले शांत प्रवृत्ति के लोग जो नजर आ रहे थे, वही इस तरीके का काम करके निकल रहे हैं। ठीक है, एनआईए की टीम कहां कहां मौजूद है? क्योंकि हापुड़ का सबसे ताजा मामला आया है, क्या एनआईए वहां भी पहुंची है? बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से एनआईए जांच पड़ताल कर रही है, कानपुर, लखनऊ, हापुड़, इन सभी जगहों पर जितनी भी डिटेल आ रही है, इन सभी को जांच पड़ताल करने के लिए एनआईए पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि जो डिटेल किया जा रहा है, जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी क्या डिटेलिंग है, किस तरीके से अगर ये संदिग्ध गतिविधि में आ रहे हैं, इनके द्वारा ये सारी चीजें की गई हैं, तो आखिर कैसे की गई है। एनआईए सबसे पहले से लगी हुई है। जब दिल्ली ब्लास्ट नहीं हुआ था, उससे पहले भी एनआईए के पास कुछ इनपुट थे जिसमें ये साफ तरीके से था कि कहीं ब्लास्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, और